हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8 के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 को, जिसका नाम है व्हेन पीपल रिवोल्ट 1857 एंड आफ्टर। तो यहां पर इस चैप्टर में हमें पढ़ना है 1857 के रिवोल्ट के बारे में, यानी कि वो क्रांति, वो रिवॉल्यूशन जहां पर भारत के लोगों ने पहली बार बहुत बड़े स्तर पर खुलकर अंग्रेजों का विरोध किया था। ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दिया था कि कई महीनों तक लोगों को यह विश्वास हो गया था कि भारत में अब अंग्रेजों का शासन जो है खत्म हो चुका है। ऐसा सिचुएशन आ चुका था। तो वहां पर उसी क्रांति के बारे में, उसी रिवोल्ट के बारे में यहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर टॉपिक है हमारा पॉलिसीज एंड द पीपल, यानी कि अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई पॉलिसीज और उनसे जो लोग प्रभावित हुए उनके बारे में। अब भाई देखो, अभी तक जो हमने चैप्टर पढ़ा, चैप्टर नंबर 2 पढ़ा, चैप्टर नंबर 3 पढ़ा, चैप्टर नंबर 4 पढ़ा, वहां पर हमने ये चीज तो बार बार देखा कि जो भारत के लोग थे, चाहे वो किसी भी समाज से आते हो, चाहे वो कोई नवाब हो, राजा हो, जमींदार हो, कोई अधिकारी हो, बड़ा पावरफुल आदमी हो, या कोई किसान हो, मजदूर हो, या फिर किसी भी तरीके से गांव में, शहर में रहने वाला व्यक्ति हो, या फिर यहां तक जंगलों में रहने वाले जो आदिवासी लोग हैं, सभी लोग परेशान हैं। हर समाज के, हर तबके के लोग जो हैं परेशान हैं। यही चीज कहता है, इन द प्रीवियस चैप्टर्स यू लुक्ड एट द पॉलिसीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द इफेक्ट दे हैड ऑन डिफरेंट पीपल। हमने अंग्रेजों की पॉलिसीज को देखा कि कैसे अंग्रेजों ने अलग अलग राजाओं के साथ डील किया, जमींदारों को वो कैसे मैनेज करते थे, किसानों के साथ वो कैसे टैक्स वसूली करते थे, कैसे वो अपना सरकार चलाते थे, कैसे वहां पर वो सारी व्यवस्था चलाते थे, हमने देख लिया। तो यहां पर कहता है, किंग्स, क्वींस, पेजेंट्स, लैंडलॉर्ड्स, ट्राइबल, सोल्जर्स वेयर ऑल अफेक्टेड इन डिफरेंट वेज। अंग्रेजों के शासन करने के तरीके से भारत का हर समाज, हर तबका का व्यक्ति जो था परेशान था। कहता कि यू हैव ऑल्सो सीन हाउ पीपुल रेजिस्ट पॉलिसीज एंड एक्शन दैट हार्म देयर इंटरेस्ट और गो अगेंस्ट देयर सेंटीमेंट। तो यहां पर हमने अभी तक यह भी देखा कि जब लोगों के खिलाफ सरकारी कोई डिसीजन आता था जो कि लोगों को बहुत ज्यादा प्रभावित करता था, तो लोग जो थे वो आंदोलन में शामिल हो जाते थे, आंदोलन करते थे। जैसे कि हमने देखा कि जब गांव के इलाके में नील की खेती करवाई जाने लगी, इंडिगो का कल्टीवेशन होने लगा, तो लोगों ने खुलकर इंडिगो कल्टीवेशन के विरोध में क्या किया? आंदोलन कर दिया। इसी प्रकार से ट्राइबल कम्युनिटी को जब यह लगने लगा कि उनके सारे अधिकार छीने जा रहे हैं, उनका जो एंसेस्ट्रल राइट है वो छीना जा रहा है, जो बाहरी लोग हैं वो हमारे इलाके में, हमारे कल्चर में, हमारे राइट्स में दखल दे रहे हैं, तो उन्होंने भी क्या किया? विद्रोह कर दिया। तो यही बात है कि भाई जब भी जनता को परेशानी होती है, जनता को लगता है कि भाई हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ बात हो रही है, तो यहां पर यही चीज होता है, यहां पर जनता जो है विरोध कर देती है। ठीक है, अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे? हम लोग शॉर्ट समरी देखेंगे कि भाई 1857 के पहले क्या हुआ था, क्या हुआ था कि लोग इतने गुस्सा थे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जो रूलर्स थे उनके बारे में। तो टॉपिक हमारा क्या है? टॉपिक है नवाब्स लूज देयर पावर, यानी जो नवाब थे, राजा थे, यानी जो सम्राट थे, उनकी ताकतें चली गई, उनका पावर चला गया। तो वो चीज तो हम चैप्टर 2 में अच्छे से पढ़ चुके हैं, लेकिन शॉर्ट में यहां पर वही चीज को एक्सप्लेन किया गया है। कहता है कि सिंस द मिड 18th सेंचुरी, यानी कि यह बात करता है 1757 के बाद से, जब बैटल ऑफ प्लासी में अंग्रेजों की जीत हो गई थी, उसके बाद की बात करता है। Since the mid 18th century, Nawabs and Rajas had seen their power erode. जो राजा थे, नवाब थे, उन्होंने धीरे धीरे देखा कि उनकी जो ताकत है वो धीरे धीरे कम हो रही है और लगातार उनके शासन में, उनके राज्य में अंग्रेजों का दखल बढ़ता जा रहा है। कहता कि they had gradually lost their authority and honor. Residents have been stationed in many courts. The freedom of rulers reduced. Their armed forces disbanded. Their revenues and territories taken away by stages. ये सब चीज हम लोग चैप्टर 2 में देख चुके हैं। हमने देखा कि भाई 1757 में क्या हुआ? प्लासी का बैटल जीत लिया गया, किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा।
ठीक है। उसके बाद यहां पर क्या होता है, जो अंग्रेज होते हैं वो इंडिया के अलग अलग राज्यों के कोर्ट में, कोर्ट मतलब राजा का जो मीटिंग होता है जहां पर राजा बैठते हैं, वहां पर अपने रेसिडेंट स्थापित कर देते हैं, रेसिडेंट भेज देते हैं, एजेंट भेज देते हैं जो कि अंग्रेजों के लिए काम करता है। और धीरे धीरे जो राजा होते हैं, जो नवाब होते हैं, उनका पावर धीरे धीरे कम होने लगता है, उनको उतना सम्मान पहले जितना नहीं रह जाता क्योंकि वो उतने पावरफुल नहीं रह जाते हैं। इसके साथ साथ आगे चल के क्या होता है भाई, सब्सिडरी अलायंस किया जाता है और भी चीजें की जाती हैं, और यहां पर जो राजा होते हैं उनकी फोर्सेस को खत्म कर दिया जाता है, फिर उनकी रेवेन्यूज उनसे छीन ली जाती हैं। जैसे बंगाल में दीवानी राइट को ले लिया गया कंपनी के द्वारा, दूसरे राज्यों में इसी तरीके से रेवेन्यूज और टेरिटरीज पर कब्जा कर लिया गया अंग्रेजों के द्वारा। तो यहां पर क्या हो रहा है, धीरे धीरे 1757 के बाद धीरे 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 भारत के जितने भी नवाब हैं, जितने भी राजा हैं, उनके पावर कम हो रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं, और यहां पर धीरे धीरे अंग्रेजों का कब्जा पूरे भारत के ऊपर बढ़ता जा रहा है। यहां पर कहता है कि मैनी रूलिंग फैमिलीज ट्राई टू नेगोशिएट विद द कंपनी टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। बहुत सारे जो रूलिंग फैमिलीज थी जो राज परिवार थे, उन्होंने अपनी ताकत को, अपनी सत्ता को बचाने के लिए कंपनी के साथ, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बातचीत करने की कोशिश की। सोचा कि किसी तरीके से डील हो जाए कि भाई हमारा राज्य बचा रहे, किसी भी तरीके से हमारे राज्य को ना खत्म किया जाए। जैसे एग्जाम्पल के लिए रानी लक्ष्मीबाई जो थी झांसी की, उन्होंने कंपनी से कहा कि भाई ठीक है, हमारा जो बच्चा है, हमारे बच्चे को तुम जो है मान लो कि हमारा उत्तराधिकारी है, हमारे राजा की मृत्यु के बाद वो बनेगा हमारा मतलब अगला राजा बनेगा। लेकिन कंपनी ने नहीं माना। क्यों नहीं माना? क्योंकि कंपनी ने एक नियम लाया था कि जिसको कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोला जाता था। यह चीज आप पढ़ चुके हैं। तो वहां पर क्या था भाई कि कोई अगर एडॉप्टेड होगा, एडॉप्टेड सन किसी भी राजा का, तो वहां पर उसको उत्तराधिकारी नहीं माना जाएगा। तो यहां पर यह चीज करने की कोशिश की गई। रानी लक्ष्मीबाई ने कोशिश की भाई किसी भी तरीके से नेगोशिएट हो जाए, लेकिन यहां पर यह चीज नहीं माना गया। इसी प्रकार से जो नाना साहब थे, जो कि पेशवा के एडॉप्टेड सन थे, पेशवा बाजीराव सेकंड के एडॉप्टेड सन थे, उन्होंने कंपनी से कहा कि भाई देखो, हमारे पिताजी को पेंशन तुम देते थे, पेंशन पर मेरे पिताजी रहते थे, तो भाई वो पेंशन जो है वो मुझे भी दे दिया जाए, मेरे को भी कंटिन्यू कर दिया जाए। लेकिन यहां पर कंपनी जो थी वो भी इनके बात को भी नहीं मानती है। क्यों नहीं मानती है? क्योंकि कंपनी को यह विश्वास था, कंपनी को ऐसा लगता था कि कंपनी इंडिया में सबसे ताकतवर है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है सबसे ताकतवर है, कोई भी उसको चैलेंज नहीं कर सकता है, कोई उसके खिलाफ खड़ा भी नहीं हो सकता है। इसलिए इस प्रकार के जितने भी बातें आई, जितने भी राजाओं ने कोशिश की अपने राज्य को बचाने की, उन सबको यहां पर ठुकरा दिया गया, उनकी बात को नहीं माना गया। अब इसके बाद एग्जाम्पल एक और कि कई सारे राज्यों को जबरदस्ती कब्जा कर लिया गया था। जैसे एग्जाम्पल यहां पर अवध की बात हम लोग करेंगे। अवध की बात करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अवध का जब कब्जा हुआ था, उसी के बाद एक प्रकार से तुरंत एक साल बाद जाकर के 1857 का रिवोल्ट बहुत बड़े स्तर पर खड़ा हो गया था। तो यहां पर अगर हम देखें तो अवध वाज वन ऑफ द लास्ट टेरिटरीज टू बी एनेक्स्ड। सबसे अंत में जाकर अवध के ऊपर कब्जा किया गया था। देखिए, अवध की बात करें तो 1801 में सबसे पहले अवध के ऊपर सब्सिडरी अलायंस लागू किया गया। सब्सिडरी अलायंस का मतलब तो आप समझते हैं कि भाई जो कंपनी है उसकी सेना सुरक्षा करेगी, जो राज्य है उसके पास, राजा के पास अपना सेना नहीं होगा, राजा को पैसा देना होगा ईस्ट इंडिया कंपनी को। ये सारे नियम कानून लागू कर दिए गए, सब्सिडरी अलायंस लागू कर दिया गया। फिर इसके बाद क्या होता है, 1856 में पूरी तरीके से अवध राज्य के ऊपर कब्जा कर लिया जाता है और वहां के राजा को हटा दिया जाता है, मतलब नवाब को हटा दिया जाता है। अब यहां पर इनको हटाने के पीछे तर्क दिया जाता है, नवाब को हटाने के पीछे डलहौजी जो उस समय के गवर्नर जनरल थे, वो कहते हैं कि यहां पर जो नवाब है अवध रीजन में अच्छा शासन नहीं चला रहा है, जनता को बहुत तकलीफ है, जनता बहुत दुख में है, और यहां पर जो ब्रिटिश सरकार है उसकी जिम्मेदारी है कि जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमें नवाब को हटाना पड़ेगा। नवाब को हटाएंगे और कंपनी जो है वो खुद से शासन
करेगी, कंपनी खुद से सरकार चलाएगी। यही चीज डलहौजी ने कह करके यहां पर नवाब को हटा दिया और पूरे अवध राज्य के ऊपर कब्जा कर लिया। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ, इसी तरीके से भारत में जो सबसे ताकतवर परिवार था वो कौन सा परिवार था, मुगल रूलर का परिवार, मुगल बादशाह का परिवार। तो यहां पर भले ही 1757 1800 के समय में यहां पर बादशाह के पास उतनी ताकत नहीं थी, उतनी बड़ी सेना नहीं थी, लेकिन उनका नाम था। पूरे देश में सब कोई जानता था कि भाई जो मुगल बादशाह है वो बहुत ही बड़ा व्यक्ति है। मुगल बादशाह, मुगल एम्पायर पूरे भारत में फैला हुआ था, ये सब कोई जानता था। तो भले ही उनके पास सत्ता ना हो, उनके पास सेना ना हो, उनके पास नाम और इज्जत था उस स्तर का। समझ गए? तो यहां पर कंपनी जो है मुगल एम्पायर को भी खत्म करने की कोशिश करती है। कैसे करती है? तो यहां पर क्या यही चीज लिखा हुआ, द कंपनी इवन बिगैन टू प्लान हाउ टू ब्रिंग द मुगल डायनेस्टी टू एन एंड। यानी मुगल जो वंश है उसको कैसे राजगद्दी से हटाया जाए, इसका प्लानिंग यहां पर ये लोग शुरू कर देते हैं। कहता है कि द नेम ऑफ द मुगल किंग वाज रिमूव्ड फ्रॉम द कॉइन्स मिंटेड बाय द कंपनी। पहले के जमाने में क्या होता था, जो भी राज्य होते थे, जैसे हमने सुना कि बंगाल के नवाब ने खुद को आजाद कर लिया, इसके अलावा और दूसरे लोग थे, हैदराबाद के निजाम ने खुद को आजाद कर लिया, यहां पर अंग्रेज आए, वो शासन करने लगे। तो ये सब लोग जब शासन करते थे तो ये लोग जो सिक्के जारी करते थे वो मुगल बादशाह के नाम पर जारी करते थे, और यहां पर खुद को बोलते थे कि हाँ भैया इस इलाके में मुगल बादशाह का शासन है लेकिन हम लोग संभाल रहे हैं। इस प्रकार से वो शासन करते थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई भारत में तो वो भी शासन करती थी, तो सिक्के मुगल बादशाह के नाम पर छापे जाते थे। तो वहां पर ये जो सिक्के छापे जाते थे उस पर से सबसे पहले मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया, मुगल बादशाह को हटा दिया गया। इसके बाद आगे चल करके 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी बोलते हैं कि भाई बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद जो मुगल बादशाह का परिवार है उनको रेड फोर्ट से, लाल किले से निकाल दिया जाएगा और शहर में ही, दिल्ली में ही कोई और घर दे दिया जाएगा जहां पर वो रहेंगे। ठीक है, मतलब लाल किले से उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद 1856 में 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग बनते हैं। वो बोलते हैं कि बहादुर शाह जफर के बाद यहां पर कोई भी राजा नहीं होगा, मतलब कि मुगल वंश के बहादुर शाह जफर के जो बेटे होंगे या फिर उनके जो वंश के लोग होंगे उनको मुगल किंग नहीं कहा जाएगा। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल किंग होंगे, और इसके बाद उनकी मृत्यु के बाद जितने भी उनके वंश के लोग आएंगे उनको किंग नहीं बोला जाएगा बल्कि उनको प्रिंस बोला जाएगा, राजकुमार माना जाएगा। मतलब जो मुगल वंश के पास सत्ता है, दिल्ली का गद्दी है, उसको उनसे छीन लिया जाएगा। ऐसा यहां पर प्लान इनका रेडी था, ये लोग तैयार बैठे हुए थे। ठीक है, इसके बाद यहां पर आगे बढ़ते हैं तो आगे यहां पर क्या है, द पेजेंट्स एंड द सिपॉइज, यानी कि यहां पर किसानों की बात करने वाले हैं और साथ में यहां पर सैनिकों की हम बात करने वाले हैं। तो किसानों के बारे में कहानी तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि किसान क्यों परेशान थे, कैसे परेशान थे। वही चीज शॉर्ट में समरी है, जरा सा देख लेते हैं। तो यही चीज कहता है कि इन द कंट्री साइड पेजेंट्स एंड जमींदार रिजेंटेड द हाई टैक्सेस एंड द रिजिड मेथड ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन। देहाती इलाकों में जितने भी किसान थे और साथ में जितने भी जमींदार थे वो सब परेशान थे कि भाई यहां पर ये जो कंपनी है ये बहुत ज्यादा टैक्स लेती है, और साथ में जो टैक्स लेती है उसमें जरा सा भी ढील नहीं देती है। कहीं पर भी अगर सूखा आ गया उससे कोई मतलब नहीं है, तुमको टैक्स देना है। अनाज नहीं उगा, कोई मतलब नहीं है, तुमको टैक्स देना है। एकदम जबरदस्ती करके टैक्स लेती थी यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी। अब यहां पर यही चीज होता था कि कई बार जो किसान होते थे, जमींदार होते थे, उनको जब टैक्स देना होता था कंपनी को तो वो लोग लोन लेकर के टैक्स दिया करते थे, और जब ये लोन नहीं दे चुका पाते थे तो इनका जो जमीन होता था ये इनसे छीन लिया जाता था। और जो किसान सैकड़ों सालों से, कई पीढ़ियों से अपने जमीन पर खेती करते आ रहे थे, वो जमीन किसी और को बेच दी जाती थी या फिर दे दी जाती थी। अब यहां पर ये तो हमने किसानों की बात कर ली, उतनी ज्यादा डिटेल में बात करने की जरूरत नहीं है, पूरा चैप्टर आप पढ़ चुके हैं। अब यहां पर अगर हम लोग सैनिकों की बात कर ले तो अच्छा रहेगा। यहां पर कहता है कि द इंडियन सिपॉइज इन द एम्प्लॉय ऑफ कंपनी ऑल्सो हैड रीजंस फॉर डिसकंटेंट।
यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी जब आती है तो ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी सेना खड़ी करती है, लोगों को सेना में भर्ती करती है, अपनी पूरी सेना तैयार करती है और सेना में बहुत सारे भारतीय लोग काम करने लगते हैं। तो यहां पर भारत के लोग जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में काम कर रहे थे, उनको भी बहुत तरीके की परेशानियां होती हैं ईस्ट इंडिया कंपनी से। जैसे उनको सैलरी कम मिलता था, उनको अलाउंसेस कम मिलते थे, उनको जो काम करने का कंडीशन होता था वो भी अच्छा नहीं था, और इसके अलावा बहुत सारे नए ऐसे नियम कानून लगाए गए थे जिससे कि भारतीय जो लोग थे उनके रिलीजियस जो सेंसिबिलिटीज थी और बिलीफ थी वो खराब होते थे, टूटते थे। जैसे एक एग्जांपल है कि उस समय में भारत के लोगों का विश्वास ये था कि अगर आप अपने देश को छोड़ करके समुद्र को पार करते हैं, समुद्र पार करके किसी दूसरे इलाके में चले जाते हैं, तो आपका रिलीजन, आपका कास्ट, जात धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। इस प्रकार की बात यहां पर लोगों के विश्वास में थी, लोगों के मन में थी। तो यहां पर एग्जाम्पल के लिए 1824 में क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी अपने सैनिकों को बोलती है कि भाई तुमको बर्मा में जाकर के लड़ाई लड़ना है, बर्मा में युद्ध लड़ना है। तो बर्मा में इनको भेजने के लिए बोला जाता है कि आपको जहाज के रास्ते, सी रूट से जाना है बर्मा में। तो यहां पर जो सैनिक होते हैं वो कंप्लीटली इस ऑर्डर को मानने से रिफ्यूज कर देते हैं। बाद में यहां पर कंपनी जब बोलती है कि भैया ठीक है, तुम लोग जमीन से चल जाना, पैदल चल जाना या फिर बैलगाड़ी से चल जाना, तो ये लोग तैयार हो जाते हैं और वहां से इस रास्ते से जाते हैं। अब यहां पर इस चीज के लिए उनको बहुत ज्यादा पनिशमेंट मिला जाता है, और यहां पर क्या होता है, यहां पर एक नया कानून ला दिया जाता है 1856 में। इस प्रकार के और भी इंसिडेंट्स होते हैं। तो 1856 में एक नया कानून ला दिया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अगर सेना में शामिल होता है तो उसको बाहर ओवरसीज में सर्विस करने के लिए तैयार रहना होगा। मतलब कि इंडिया के बाहर अगर कंपनी भेजेगी तो वो मना नहीं कर सकता है, इंडिया के बाहर उसको जाने के लिए तैयार रहना होगा, ऐसा कानून ला दिया जाता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए क्या होता है, यहां पर अगर देखें तो कहता है कि सिपॉइज ऑल्सो रिएक्टेड टू व्हाट वाज हैपनिंग इन द कंट्री साइड। मतलब कि गांव के इलाके में, देहाती इलाकों में जो घटनाएं हो रही थी उससे भी सैनिक प्रभावित होते थे। क्यों प्रभावित होते थे? क्योंकि ज्यादातर जो सैनिक सेना में काम कर रहे थे वो किसान थे, और उनके परिवार के लोग कहां रहते थे? गांव में रहा करते थे। तो जो परेशानी किसानों को थी, जो गुस्सा किसानों के बीच में था, वो गुस्सा किसके मन में भी था? वो सैनिकों के मन में भी था, क्योंकि वो भी किसान परिवार से ही आते थे। किसानी उनके परिवार के लोग करते थे और इनके परिवार के लोग गांव में भी रहा करते थे। तो यहां पर क्या होता है, उनके मन में भी गुस्सा होता है। अब इसके बाद यहां देखें तो आगे क्या है, रिस्पॉन्सेस टू रिफॉर्म्स। यहां पर जो अंग्रेज होते हैं वो कई सारे सुधार या फिर रिफॉर्म्स या फिर हम कहें कि चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं जो कि भारतीय लोगों को पसंद नहीं आते हैं। अब यहां पर क्या होता है कि जो ब्रिटिश होते हैं उनका विश्वास ये होता है, उनका ये मानना होता है कि इंडियन सोसाइटी को रिफॉर्म करने की जरूरत है, सुधार या फिर चेंजेस करने की जरूरत है। इस चीज के लिए कानून लाए जाते हैं, बहुत सारे चेंजेस किए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए इंडिया में सती प्रथा चलता था, ये सती प्रथा को यहां पर बैन कर दिया जाता है, उसके लिए कानून लाया जाता है। इसके साथ साथ जो विडो मैरिज है, विडो रीमैरिज, इसको इनकरेज करने के लिए कानून लाया जाता है। इसके साथ ही इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन को प्रमोट किया जाता है। इसके बाद 1830 के बाद क्या किया जाता है कि क्रिश्चियन मिशनरीज को छूट दे दी जाती है कि वो इंडिया में फ्रीली काम कर सकते हैं, लोगों के बीच में क्रिश्चियनिटी को फैला सकते हैं। इसके साथ साथ यहां पर इनको लैंड, जमीन और प्रॉपर्टी रखने का भी अधिकार दे दिया जाता है। आगे चल के 1850 में ऐसा भी कानून बना दिया जाता है जिससे कि क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन और बढ़े। इसमें स्पेशल कानून ये बनाया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अगर क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट कर लेता है, अगर वो क्रिश्चियन बन जाता है, तो वो अपने एंसेस्टर की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर सकता है। इस चीज से यहां पर लोगों को यह लगने लगता है, इंडियंस को यह लगने लगता है कि ऐसे कानून बनाकर या फिर ऐसे चेंजेस लाकर जो अंग्रेज हैं वो उनके रिलीजन को, उनके धर्म को खराब कर रहे हैं, या फिर उनका जो सोशल कस्टम है, जो सामाजिक व्यवस्था है, उसको एक तरीके से तोड़ना चाहते हैं, और उनका जो ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल है उसको खत्म करना चाहते हैं।
मतलब जो अंग्रेज हैं वो उनके जिंदगी के ऊपर, उनके सोसाइटी के ऊपर, उनके रिलीजन के ऊपर, लाइफ स्टाइल के ऊपर, हर चीज के ऊपर हमला कर रहे हैं, ऐसा लोगों का विश्वास हो चुका था, ऐसा इंडियंस का विश्वास हो चुका था। अब यहां पर देखिए उस समय के सैनिकों की तस्वीर है, ऐसा उस समय के सैनिक होते थे, ऐसा ड्रेसअप इंडियन सैनिक रखते थे, ये भी आप यहां पर देख सकते हैं। अब यहां पर टॉपिक है थ्रू द आईज ऑफ पीपल, यानी कि लोग उस समय के क्या सोच रहे थे, क्या उनके मन में विचार थे, इसके लिए दो सोर्सेज दिए गए हैं। पहला सोर्स है यहां पर, जिसमें कि यहां पर एक व्यक्ति का यात्रा वृतांत है, मतलब कि एक व्यक्ति घूमने जा रहा है। एक किताब है गिवन एक्सपर्ट ऑफ बुक, माझा प्रवास प्रवास किताब नाम से है, जो कि विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा लिखी गई है, जो कि महाराष्ट्र के एक गांव के रहने वाले ब्राह्मण हैं। ये एक समय जा रहे थे मथुरा एक यज्ञ में शामिल होने के लिए। ये जब जा रहे होते हैं तो इनकी मुलाकात होती है कुछ सैनिकों से, और सैनिक इनको जानकारी देते हैं। क्या जानकारी देते हैं भाई? सैनिक बोलते हैं कि भाई देखो, अंग्रेज जो हैं हमारे रिलीजन को खत्म करने पर पड़े हुए हैं, यानी जो हिंदू हैं और जो मुस्लिम हैं दोनों के रिलीजन को खत्म करने पर पड़े हुए हैं। और यहां पर अंग्रेजों ने 84 कानून, 84 कानून बनाए हैं, और इनको जो बड़े राजा और राजकुमार हैं उनके मीटिंग में पढ़ा गया, बताया गया। समझ गए? तो यहां पर क्या होता है, यहां पर इस कानून को इन राजाओं के सामने पढ़ा जाता है। सभी राजा इन कानूनों को मानने से मना कर देते हैं और अंग्रेजों को धमकी देते हैं कि कॉन्सिक्वेंसेस तुमको झेलने पड़ेंगे अगर इन कानूनों को लागू कर दिया जाता है। सभी राजा वापस आते हैं, अपने इलाके में जमींदारों वगैरह से मीटिंग करते हैं, लोगों को बोलते हैं कि यहां पर हमें क्या करना है, हमको कुछ एक्शन लेना है, प्लान बनाना शुरू करते हैं, और इसके बाद यहां पर विद्रोह की तैयारी शुरू हो जाती है। ऐसा यहां पर इनको जानकारी बताई जाती है कि लोगों के बीच में क्या बातचीत हो रही थी। इसी के बाद यहां पर अगर हम लोग आगे देखें तो आगे यहां पर क्या होता है, एक और व्यक्ति की कहानी है, सोर्स 2 है यहां पर, जिसमें एक ऐसा व्यक्ति जो कि सेना में था, अंग्रेजी सेना में था, उसकी बातें यहां पर बताई गई हैं। और यहां पर इनका नाम था सीताराम पांडे। ये सैनिक के रूप में भर्ती हुए थे, सिपाही के रूप में। आगे चल के ये आगे चल के सूबेदार बन जाते हैं। तो ये अपनी कहानी बताते हैं अंग्रेजों के पक्ष से, मतलब कि सेना के पक्ष से, अंग्रेजी साइड से, कि भाई एक ऐसा व्यक्ति जो कि अंग्रेजों को सही मानता है वो क्या सोचता है, उनकी बात यहां पर बताई गई है। तो ये वाला थोड़ा लंबा है, इसको आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखें तो यहां पर हमारे सामने अगला टॉपिक आ जाता है। टॉपिक क्या है? अ म्यूटनी बिकम्स अ पॉपुलर अपराइजिंग। इसको जरा सा हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, अगर दुनिया में कहीं भी सरकार चल रही है, कहीं भी कोई शासन कर रहा है, चाहे वो कोई डेमोक्रेटिक सरकार हो या फिर किसी राजा का शासन हो, वहां पर आपको यह चीज हमेशा देखने को मिलेगा कि सरकार और जनता के बीच में एक प्रकार का स्ट्रगल चलते रहता है। जैसे कि हम आज भी अगर हम देखें तो आज हमारे देश में रूलर कौन है भाई? हमारे द्वारा चुने गए लोग हैं, ठीक है, जनता द्वारा चुने गए लोग बैठे हुए हैं। फिर भी जनता जो क्या करती है, वो क्या करती है? आंदोलन करती है, विरोध प्रदर्शन करती है, बहुत सारी चीजें करती है। इसी प्रकार से पहले जमाने में जब राजा हुआ करते थे या फिर जब अंग्रेजों का शासन था, वहां पर भी ऐसा सिचुएशन होता था कि जो रूलर होते थे और जो रूल्ड होते थे, यानी जो जनता होती थी, उनके बीच में एक प्रकार का स्ट्रगल चलता था। यह हमेशा होता है और हर जगह पर हर तरीके की सरकार में होता है, ठीक है। लेकिन कई बार ही ऐसा हमें देखने को मिलता है कि ये जो विद्रोह है या फिर विरोध है, ये इतना बड़ा हो जाए कि सरकार का पूरा सिस्टम फेल हो जाए, सरकार का पूरा तंत्र ही फेल हो जाए और यहां पर सरकार काम करने के लायक ना रहे। ऐसा सिचुएशन बहुत कम हमें देखने को मिलता है, और ऐसा तभी हो सकता है जब बहुत बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो इस बात को मानने लगे कि भाई हमारा दुश्मन एक है, हमारे खिलाफ एक ही व्यक्ति है या फिर एक तंत्र है, ठीक है। ऐसा जब सभी लोग मानने लगेंगे, बहुत बड़ी संख्या में लोग मानने लगेंगे, तभी ऐसा हो सकता है। और ऐसे सिचुएशन को डेवलप होने के लिए लोगों को एक तरीके से ऑर्गेनाइज होना होगा, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना होगा, इनिशिएटिव लेना होगा और एक दूसरे में कॉन्फिडेंस दिखाना होगा कि हम सिचुएशन को बदल सकते हैं। तभी जाकर ऐसा हो सकता है कि एक बहुत ताकतवर सरकार जो है वो गिर जाए या फिर ताकतवर सरकार जो है वो घुटने पर आ जाए। और ऐसा ही हमें देखने को मिला था कब? 1857 में, ठीक है। तो यहां पर इसी चीज की शुरुआत करते हैं, पढ़ते हैं।
यही चीज कहता है कि सच अ सिचुएशन डेवलप्ड इन नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया इन 1857 आफ्टर 100 years of conquest and administration. The English East India Company faced a massive uprising that started in May 1857. यहां पर क्या होता है, जब 100 सालों तक जो अंग्रेज होते हैं वो लगातार इंडिया के अलग अलग इलाकों पर कब्जा करते जाते हैं और वहां पर अपना शासन चलाने लगते हैं, तो उसके बाद अचानक से एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है जहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में रहेगी या ना रहेगी, इस पर भी सवाल उठ जाता है। और ये होता कब है, ये 18 मई 1857 में इसकी शुरुआत होती है और यहां पर धीरे धीरे ये फैलते जाता है, पूरे भारत में ये फैल जाता है। ठीक है, अब यहां पर कहता है कि सिपॉयज म्यूटेड इन सेवरल प्लेसेस बिगिनिंग फ्रॉम मेरठ एंड लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी रोज अप इन रिबेलियन। सम रिगार्ड इट एज द बिगेस्ट आर्म्ड रेजिस्टेंस टू कोलोनियलिज्म इन 19th century एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो यहां पर शुरुआत सैनिक करते हैं, सैनिक विद्रोह की शुरुआत करते हैं। धीरे धीरे समाज के दूसरे तबके के लोग जो होते हैं वो इस विद्रोह में शामिल हो जाते हैं और यहां पर धीरे धीरे क्या होता है, ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है कि एक समय तो ऐसा लगता है कि भारत में अब अंग्रेजों का शासन जो है समाप्त हो चुका है। और यहां पर देखें तो यहां पर हमारा टॉपिक होता है, शुरुआत होता है फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली, यानी कि ये जो हमारा आंदोलन होता है इसकी शुरुआत कहां से होती है, मेरठ से होती है। तो आइए इसी चीज को पढ़ते हैं। तो 8 अप्रैल 1857 को एक यंग सोल्जर मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है क्योंकि इन्होंने अपने ऑफिसर्स के ऊपर हमला किया था बराकपुर में। बराकपुर एक शहर है वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, वहां पर आर्मी का कैंप था, वहां पर ये इन्होंने क्या किया था, अपने ऑफिसर्स के ऊपर हमला किया था और इस चीज की वजह से इनको फांसी दे दी जाती है। और यहां पर आप तस्वीर देख सकते हैं मंगल पांडे की तस्वीर, जिनकी रिस्पेक्ट में भारत सरकार ने पोस्टल कार्ड्स निकाले थे। तो यहां पर ये भी उसी कारण से रिवोल्ट हुआ था जिस कारण से आगे चल के मेरठ में रिवोल्ट होता है। लेकिन ये रिवोल्ट जो है उतना बड़ा नहीं हो पाता, इनके द्वारा रिवोल्ट किया जाता है, कुछ और सैनिक रिवोल्ट करते हैं, बस खत्म हो जाता है। ठीक है, यहां पर क्या होता है, जब ये इनको फांसी दी जाती है उसके कुछ दिनों बाद आगे चल के मेरठ के आर्मी की छावनी में जो बहुत सारे सैनिक होते हैं वो आर्मी ड्रिल करने से मना कर देते हैं। आर्मी ड्रिल करने से क्यों मना कर देते हैं, क्योंकि उनको दिया जाता है नया नया कार्टेरिज और बोला जाता है कि भैया अब तुमको आर्मी का ड्रिल करना है, प्रैक्टिस करना है इसी कार्टेरिज से। अब यहां पर इस कार्टेरिज से क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यह है कि यहां पर सैनिकों को यह पता चल जाता है कि ये जो नया नया कार्टेरिज आया है ये बना है काऊ और पिग्स, गाय और सुअर की चर्बी से। तो इस चीज से परेशान होकर जो सैनिक होते हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, वो जो है इस कार्टेरिज का इस्तेमाल करने से मना कर देते हैं। बोलेगा इससे क्या प्रॉब्लम हो गया, प्रॉब्लम क्या है ये समझते हैं। तो यहां पर उस समय में जो बंदूक चलते थे वो आज के जैसे नहीं होते थे। आज जैसे होता है कि बंदूक में गोली आया ठक से फायर किया, वैसा नहीं होता था। उस समय में देखिए कार्ट्रिज अलग होता था और बुलेट अलग होते थे। तो यहां पर क्या होता था कि सबसे पहले यहां पर ये इस पैकेट में गोली आती थी, ठीक है। अब यहां पर इसको दांत से छीलना होता था क्योंकि इसके अंदर पाउडर भरा होता था। जब सैनिक दांत से इसको छीलता था और उसमें से फिर पाउडर को इस प्रकार से बंदूक में लोड करता था और इस प्रकार के रॉड से उसको अंदर डालता था, तब जाकर उसके बाद बुलेट डाल करके और गोली चलाई जाती थी। तो यहां पर क्या है कि यहां पर जब ये कार्ट्रिज के बारे में पता चला कि ये कार्ट्रिज गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी से बनी हुई है, और आप सभी को पता होगा कि हिंदू धर्म में गाय का मांस खाना बिल्कुल वर्जित है, और इसी प्रकार से जो मुस्लिम्स होते हैं वो सुअर से दूर रहते हैं और जो पोर्क होता है, जो सुअर का मांस होता है, उससे बहुत दूर रहते हैं। तो यहां पर इस चीज की वजह से हिंदू भी आहत हो जाते हैं और मुस्लिम सैनिक भी आहत हो जाते हैं और वो लोग इस कार्ट्रिज का यूज करने से मना कर देते हैं। और जब यहां पर यह होता है, जब इस प्रकार से सैनिक इस बात के लिए विरोध कर देते हैं, तो 85 सैनिकों को, 85 सैनिकों को आर्मी के सर्विस से डिसमिस कर दिया जाता है और उनको 10 साल के लिए जेल में डाल दिया जाता है क्योंकि उन्होंने अपने ऑफिसर्स की बात मानने से इनकार कर दिया था। और यह कब होता है, 9 मई 1857 को यह घटना होती है। अब यहां पर जो दूसरे सैनिक थे जो कि इस विरोध में शामिल नहीं थे, इस विद्रोह में शामिल नहीं थे, वो और भी बड़ा कारनामा कर देते हैं। कैसे,
10 मई को क्या होता है, 10 मई को बहुत सारे सैनिक जो हैं मेरठ की जेल पर हमला कर देते हैं और वहां पर जिन सैनिकों को अरेस्ट किया गया था, जेल में डाला गया था, उनको जेल से छुड़ा देते हैं और यहां पर वो अंग्रेजी ऑफिसर ब्रिटिश ऑफिसर्स के ऊपर हमला करके ब्रिटिश ऑफिसर्स को मार देते हैं और वहां पर जितने भी बंदूक थे, जितने भी एम्युनिशन थे, उन सबको कैप्चर कर लेते हैं और जितने भी अंग्रेजी ऑफिसर्स के बिल्डिंग थे, प्रॉपर्टीज थे और साथ में जितने भी आपको ऑफिसेस थे सबको आग लगा देते हैं और यहां पर एक प्रकार से फिरंगियों के प्रति युद्ध की घोषणा कर देते हैं कि अब हम अंग्रेजों के खिलाफ क्या करेंगे, युद्ध लड़ेंगे, वार लड़ेंगे। अब यहां पर ये सैनिक पूरी तरीके से तैयारी कर लेते हैं कि भारत में अंग्रेजियों का शासन खत्म कर देना है, फिरंगियों का शासन खत्म कर देना है और यहां पर भारत में हमारा खुद का शासन स्थापित करना है। अब भाई बात है, सवाल है कि अगर अंग्रेजों का शासन खत्म होगा तो भारत के ऊपर शासन कौन करेगा? तो इसके लिए सैनिक भी एक हल निकालते हैं। वो बोलते हैं कि भैया ठीक है, तुम्हारे पास अंग्रेज हैं, सेना है, तुम लोग शासन करते हो, अगर तुम लोग जाओगे, अंग्रेज जाते हैं तो कौन शासन करेगा? तो यहां पर मुगल इंपरर बहादुर शाह जफर जो हैं वो शासन करेंगे, वो राजगद्दी पर बैठेंगे और पूरे देश के बादशाह उनको घोषित कर दिया जाता है इन सैनिकों के द्वारा। अब जो सैनिक है मेरठ में, वो सैनिक क्या करते हैं, रात में ही निकलते हैं, 10 मई को की रात को निकलते हैं कि दिल्ली हमें पहुंचना है और ये लोग अगली सुबह की भोर में एकदम सूरज उगने से पहले दिल्ली पहुंच जाते हैं। अब दिल्ली जब ये पहुंचते हैं तो यहां पर दिल्ली के सैनिकों के बीच में जितनी भी छावनी थी, दिल्ली में सेना के कैंटोनमेंट थे, उन सब में ये खबर फैल जाती है कि मेरठ में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया है और वो सैनिक दिल्ली आ चुके हैं और यहां पर दिल्ली के जितने भी रेजिमेंट थे, सैनिक थे, वो भी विद्रोह में शामिल हो जाते हैं। यहां पर भी ब्रिटिश ऑफिसर्स को मार दिया जाता है, उनके आर्म और एमुनेशन सीज कर लिए जाते हैं, बिल्डिंग्स को आग लगा दी जाती है और यहां पर जो सोल्जर्स होते हैं वो लाल किले के दीवारों के आसपास जमा हो जाते हैं जहां पर बहादुर शाह जफर रहा करते थे। अब यहां पर ये पहुंच करके ये मांग करने लगते हैं कि हमें बहादुर शाह जफर से मिलना है, हमें बहादुर शाह जफर से मिलने दिया जाए। अब भाई देखो, यहां पर जो बादशाह होते हैं वो शुरुआत में मिलने से मना कर देते हैं क्योंकि बादशाह को लगता है कि यार ये लोग 10, 20, 50, 100, 1000, 2000 लोग आए हैं और ये लोग बोल रहे हैं मिलने के लिए और ऐसा करेंगे तो भाई अंग्रेज गुस्सा हो जाएंगे। तो इसलिए शुरुआत में जो बादशाह होते हैं वो मना कर देते हैं कि भाई क्यों कर बेकार का लड़ाई झगड़ा करना है, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है, सैनिक जबरदस्ती से किले में घुस जाते हैं और बहादुर शाह जफर से मिलकर के उनको खुद का नेता, खुद का लीडर घोषित कर देते हैं कि भाई हमारे लीडर कौन है, बहादुर शाह जफर हैं और पूरे देश के, पूरे भारत के रूलर अब कौन होंगे, ये होंगे बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर की तस्वीर आप यहां पर देख सकते हैं। अब यहां पर क्या होता है, जो बहादुर शाह जफर होते हैं, जिस समय की हम घटना बता रहे हैं उस समय वो बहुत ओल्ड हुआ करते थे, करीब 70-80 साल उनका उम्र था, ठीक है। तो यहां पर जो बादशाह थे उनकी डिमांड को मानने के लिए शुरुआत में तैयार नहीं थे, लेकिन वो फिर उनकी डिमांड्स को मान लेते हैं और डिमांड्स को मान करके वो क्या करते हैं, जितने भी चीफ थे, जितने भी रूलर्स थे, जितने भी जमींदार थे, बड़े पावरफुल लोग थे, उन सब लोगों को मुगल बादशाह खुद से लेटर लिखते हैं, चिट्ठियां भेजते हैं और यहां पर ये कहते हैं कि हम सबको साथ में मिलकर यहां पर क्या करना है, एक कन्फेडरेसी बनानी है और मतलब कि एक प्रकार से भारत को आजाद कराना है, अंग्रेजों को यहां से भगाना है। और इस चीज की वजह से यहां पर बहुत बड़ा रिवोल्ट हो जाता है। इस चीज की वजह से यहां पर पूरी व्यवस्था बदल जाती है, पूरा बात बदल जाता है। पहले तो सिर्फ मेरठ और दिल्ली के सैनिक विद्रोह कर रहे थे, लेकिन बादशाह का सपोर्ट मिलने की वजह से पूरे भारत में जितने भी बड़े बड़े लोग थे, जितने भी राजा थे, जितने भी जमींदार थे, उन सबको एक इंडिकेशन मिलता है कि हां अब हम भी आजाद हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर देखिए, मुगल डायनेस्टी के बारे में आपको पता है कि जो मुगल डायनेस्टी है इंडिया के बहुत बड़े हिस्से पर शासन चलाती थी, शासन करती थी, ठीक है। अब यहां पर बहुत सारे जो छोटे छोटे रूलर थे और बहुत सारे जो चिफ्टियन थे, वो सब अपने इलाके को कंट्रोल करते थे, अपने इलाके के राजा बन के बैठे हुए थे मुगल बादशाह के नाम पर कि भाई मुगल बादशाह के लिए हम ये काम करते हैं और मुगल बादशाह के लिए हम यहां पर शासन चला रहे हैं। अब यहां पर ये सब लोगों भी अंग्रेज से परेशान थे, सब लोग अंग्रेज
अंग्रेज से परेशान थे। और जब इनको पता चलता है कि मुगल बादशाह अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो चुके हैं और उनके पास एक सेना भी है, तो ये लोगों को लगता है कि अगर हम मुगल बादशाह का समर्थन करेंगे तो यहां पर जो है हमारी पुरानी ताकत हमें वापस मिल सकती है और पुरानी व्यवस्था हमारी फिर से वापस आ सकती है। इसलिए ये लोग भी एक तरीके से तैयार हो जाते हैं यहां पर इस विद्रोह में शामिल होने के लिए। देखिए, अंग्रेज जो थे वो इस चीज के बारे में कभी नहीं सोचे थे कि अंग्रेज सोचे थे कि ऐसा हो जाएगा, नहीं, कभी नहीं सोचे थे। उनको लगा था कि भाई थोड़ा मोड़ा जो डिस्टरबेंस हुआ है, थोड़ा मोड़ा जो मेरठ में सैनिक विद्रोह किए हैं वो खत्म हो जाएगा और यहां पर दिल्ली में जो हुआ है वो जल्दी ही हम लोग कंट्रोल कर लेंगे, मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन जब बहादुर शाह जफर ने यहां पर इस अपराइजिंग को सपोर्ट कर दिया, उससे बहुत ज्यादा सिचुएशन चेंज हो गया, बहुत ज्यादा स्थिति परिवर्तित हो गई। और यहां पर जितने भी सैनिक थे, जितने भी लोग थे जो कि अंग्रेजों से गुस्सा थे, उनके बीच में एक जोश आ गया, एक प्रकार का सिचुएशन आ गया कि हां, अब जो है हम अंग्रेजों को भगा सकते हैं, अंग्रेजों को हटा सकते हैं। अब यहां पर हमने क्या देखा कि विद्रोह अभी कहां पर है, मेरठ में शुरुआत हुआ, दिल्ली तक पहुंच चुका है, दिल्ली पर पूरा विद्रोह हो चुका है। दिल्ली में जो जितने भी कैंटनमेंट है वहां पर अंग्रेजी अफसरों को मार दिया गया है। अब यहां पर दिल्ली के बाद भारत के अलग अलग इलाकों में यह विद्रोह कैसे फैलता है, यह चीज यहां पर हम टॉपिक में पढ़ेंगे। द अपराइजिंग स्पिरिट्स कहता है कि आफ्टर द ब्रिटिश वे आर राउटेड फ्रॉम दिल्ली देयर वाज नो अपराइजिंग फॉर ऑलमोस्ट अ वीक। जब दिल्ली से अंग्रेजों को भगा दिया गया तो करीब एक हफ्ते तक किसी भी प्रकार का विद्रोह नहीं हुआ, विरोध नहीं हुआ, क्योंकि वहां पर जो खबर थी कि दिल्ली में विद्रोह हो गया है उसको पहुंचने में समय लगा अलग अलग इलाकों में। जैसे ही अलग अलग इलाकों में कैंटनमेंट में लोगों को यह जानकारी मिली कि दिल्ली के ऊपर विद्रोहियों का कब्जा हो चुका है, दिल्ली के ऊपर बहादुर शाह जफर का शासन हो चुका है, उन सब सेना के छावनियों में भी विद्रोह होने लगे। तो हर एक जगह पर अलग अलग रेजिमेंट जो भी तैनात थे वो सब विद्रोह करने लगे और दिल्ली में आकर के लोगों को ज्वाइन करने लगे। जैसे कि यहां पर कहता है कि दिल्ली के आसपास के सैनिक थे वो दिल्ली में आकर के जमा हो रहे थे, दूसरे इलाकों के सैनिक जैसे कानपुर के इलाके में कानपुर में जमा हो रहे थे, लखनऊ के आसपास के लखनऊ में जमा हो रहे थे। इसके बाद गांव और शहरों के लोग जो भी थे वो भी विद्रोह में शामिल हो जाते हैं। लोकल लीडर्स, जमींदार की मदद से यहां पर जो हैं वो अपने खुद से शासन स्थापित करने की कोशिश करने लगते हैं, अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। इसी प्रकार से नाना साहब जो कि पेशवा बाजीराव सेकेंड के एडॉप्टेड सन थे, जो कि कानपुर के पास रहा करते थे, वो अपनी सेना तैयार करते हैं और कानपुर शहर से ब्रिटिश कैरिशन को पूरी तरीके से भगा देते हैं, हटा देते हैं और वो खुद को पेशवा घोषित कर देते हैं और खुद को डिक्लेयर कर देते हैं कि भाई पूरे भारत के बादशाह कौन होंगे, बहादुर शाह जफर होंगे और उनके अंडर में ये एक गवर्नर के रूप में काम करेंगे। इसी प्रकार से लखनऊ में जो बिरजिस कद्र थे, जो कि नवाब वाजिद अली शाह के पुत्र थे, जिनको कि अंग्रेजों ने हटा दिया था, ये भी बोल देते हैं कि भाई देखो यहां पर हम अब नवाब हो जाएंगे अवध के और दिल्ली के बादशाह कौन होंगे, बहादुर शाह जफर होंगे। ठीक है, और ये भी बहादुर शाह जफर को इंडिया का रूलर एक्सेप्ट कर लेते हैं। और उनकी जो मां होती है बेगम हजरत महल, वो बहुत एक्टिवली इस विरोध में, विद्रोह में शामिल होती हैं, अंग्रेजों के खिलाफ खड़ी होती हैं। इसी तरीके से झांसी में रानी लक्ष्मीबाई जो हैं वो विद्रोही सैनिकों का साथ लेती हैं और ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई लड़ती हैं तात्या तोपे की मदद से। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो अलग अलग इलाकों में बड़े स्तर पर जो जनता है, जो लोग हैं, लीडर्स हैं, जमींदार हैं, राजा हैं, सब लोग एक तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। ठीक है, इसी प्रकार से मांडला रीजन, मध्य प्रदेश के मांडला रीजन में वहां पर रानी अवंतीबाई लोधी जो थी, जो कि रामगढ़ की थी, वो भी 4000 की सेना खड़ी करती हैं, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ती हैं और वहां पर अपने राज्य के ऊपर वो फिर से कब्जा कर लेती हैं। अब यहां पर देखिए, जब विद्रोह की शुरुआत हुई थी और जैसे जैसे विद्रोह फैला तो ब्रिटिशर्स के सामने जीतने का कोई चांस नहीं था, क्योंकि उनके ही सैनिक एक प्रकार से उनके खिलाफ खड़े हो चुके थे और यहां पर जो अंग्रेजों की संख्या थी वो काफी कम हो चुकी थी। अब यहां पर क्या हुआ, बहुत सारे जगह पर बहुत सारे युद्ध हुए और यहां पर अंग्रेजों को हार का सामना करना पड़ा। बहुत सारे इलाकों से अंग्रेजों को बाहर निकाल दिया गया और यहां पर लोगों को अब यह लगने लगा था कि भारत में
ब्रिटिशर्स का शासन पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है और यहां पर जो लोग शामिल नहीं भी थे इस विद्रोह में, वो भी आगे जाकर के उत्साहित होकर के इस विद्रोह में शामिल हो गए कि हाँ हाँ अब तो अंग्रेज यहां से गायब हो चुके हैं, पूरी तरीके से उनको भगा देना है, हटा देना है। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, यहां पर a situation of widespread popular uprising developed in the region of Awadh in particular, वही बात है कि on 6 अगस्त 1857 we find a telegram sent by Lieutenant Colonel Tytler to his commander in chief। तो यहां पर एक लेफ्टिनेंट कर्नल थे, उनके द्वारा यहां पर अपने कमांडर इन चीफ को लेटर भेजा जा रहा है। इसमें यह कह रहे हैं कि भाई हमारे जो लोग हैं वो पूरी तरीके से घिर चुके हैं, पूरी तरीके से दब चुके हैं, क्योंकि यहां पर जो लोग हैं वो विद्रोह करने वाले लोग हैं, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, हर तरफ से हर गांव से यहां पर लोग जो है हमारे खिलाफ खड़े हो चुके हैं, हर गांव के जमींदार, हर इलाके के जमींदार हमारे खिलाफ खड़े हो चुके हैं, इससे हम जीत नहीं सकते। मतलब सिंपली बात यह है कि भाई अंग्रेजों को लगा कि अब तो कहानी खत्म है, और भारतीय भी इस बात में विश्वास करने लगे थे कि भाई अंग्रेजों को तो हमने भगा दिया, अंग्रेज यहां से गायब हो चुके हैं। अब यहां पर बहुत सारे नए लीडर्स आ गए जो कि एक प्रकार से इन आंदोलनों को अलग अलग शहर में लीड कर रहे थे। जैसे अहमदुल्ला शाह, ये एक मौलवी थे फैजाबाद से, जो कि ये कहते हैं, मतलब ये घोषणा करते हैं, प्रोफेसी देते हैं कि भाई देखो यहां पर ब्रिटिशर्स का रूल जो है वो खत्म हो जाएगा, जल्दी ही खत्म हो जाएगा, और लोगों को विश्वास हो जाता है इनकी बात पर कि हाँ भैया ये जो बोल रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। और यहां पर ये बहुत सारे लोगों का सपोर्टर्स का एक आर्मी तैयार करते हैं और ये लखनऊ आते हैं और ब्रिटिशर्स का फाइट करते हैं। इसी प्रकार से दिल्ली में बहुत सारे गाजीज आ जाते हैं जो कि एक प्रकार के रिलीजियस वॉरियर होते हैं, जो कि व्हाइट पीपल को खत्म करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से बख्त खां, जो कि एक बरेली के सैनिक थे, वो यहां पर दिल्ली में पहुंचते हैं, बहुत सारे फाइटर्स को लीड करते हैं, उनके सेना को लीड करते हैं। इसी प्रकार से आगे चलें तो यहां पर बिहार में एक पुराने जमींदार थे कुंवर सिंह, वो रिबेल्स के साथ मिल जाते हैं और कई महीने तक अंग्रेजों से लड़ाई लड़ते हैं। तो यहां पर अलग अलग तरीके के लोग, अलग अलग प्रोफेशन के लोग जो हैं वो एक साथ आते हैं, एक साथ अंग्रेजों का विद्रोह करते हैं, और ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है कि कई महीनों तक तो लोगों को विश्वास हो जाता है तो कि अंग्रेज यहां से गायब हो चुके हैं। ठीक है, अब यहां पर आगे हमारे सामने टॉपिक है द कंपनी फाइट्स बैक, यानी कि जब यहां पर ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो गया तो कंपनी फिर से इन इलाकों को कैप्चर करने के लिए क्या करती है, कैसे कैप्चर करती है, ये चीज समझते हैं। तो क्या कहता है, अननर्व्ड बाय द स्केल ऑफ अवेवल द कंपनी डिसाइडेड टू रिप्रेस द रिवोल्ट विथ ऑल इट्स माइट। ये सब सिचुएशन हो गया, इतने बड़े स्तर पर विद्रोह हो गया, जो आर्मी है वो एक तरीके से खत्म हो चुकी है अंग्रेजों की, बहुत बड़े इलाके पर उनका कंट्रोल खत्म हो चुका है। लेकिन फिर भी जो अंग्रेज होते हैं वो ये तैयारी करते हैं कि अब हमें क्या करना है, ये जो पूरा विद्रोह है इसको दबाना है, खत्म करना है, सभी इलाकों पर हमें अपना कंट्रोल स्थापित करना है। इसके लिए वो लोग क्या करते हैं, इंग्लैंड से रीइंफोर्समेंट मंगाते हैं, इंग्लैंड से सैनिक बुलाते हैं, कई सारे नए कानून बनाते हैं कि जो लोग यहां पर विद्रोह में शामिल हैं उनको सजा दिया जा सके, उनके खिलाफ केस चलाया जा सके और उनको यहां पर फांसी या फिर और भी तरीके की सजा दी जा सके। सब तैयारी करने के बाद जितने भी रिवोल्ट सेंटर थे वहां पर अंग्रेज जो हैं वो धावा बोलते हैं। जैसे दिल्ली की बात करें तो 1857 में दिल्ली को कैप्चर कर लिया जाता है और उसके बाद लास्ट मुगल इंपरर बहादुर शाह जफर को केस चलाया जाता है उनके ऊपर कोर्ट में और उनको आजीवन कारावास, लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा दी जाती है। उनको और उनकी वाइफ बेगम जीनत महल को रंगून भेज दिया जाता है अक्टूबर 1858 में और वहां पर बहादुर शाह जफर की 1862 के नवंबर में रंगून जेल में ही मौत हो जाती है। इसके बाद जब यहां पर दिल्ली के ऊपर अंग्रेजों का रिकैप्चर हो जाता है, इसका यह मतलब नहीं था कि पूरा अपराइजिंग खत्म हो गया, सिर्फ दिल्ली पर कैप्चर हुआ। बाकी बहुत सारे इलाकों में जो विद्रोही थे वो अभी भी बहुत ताकतवर थे और कई दिनों तक, कई महीनों, क्या कई सालों तक वो लड़ते रहे अंग्रेजों से। अंग्रेजों को 2-3 साल लग गए वापस से पूरे इंडिया पर कब्जा करने के लिए, समझ गए। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर लखनऊ पर कैप्चर कब हुआ, मार्च 1858 में लखनऊ पर कैप्चर करने में सक्सेसफुल हो गए। इसके बाद रानी लक्ष्मीबाई को डिफीट किया गया जून 1858 में, करीब 1 साल का समय लग गया। इसी प्रकार से रानी अवंतीबाई जो थी
वो शुरुआत में तो जीत चुकी थी, अपने इलाके पर कैप्चर कर चुकी थी, बाद में उनको हार का सामना करना पड़ा और उनकी वहीं पर मौत भी हो गई। इसके बाद जो तात्या तोपे थे वो जंगल की ओर भाग गए और वहां से वो गुरिल्ला वारफेयर करते रहे बहुत सारे ट्राइबल और पेजेंट लीडर की मदद से। उनको बाद में अप्रैल 1859 में कैप्चर किया गया और उनको मार दिया गया, ठीक है, मतलब उनके ऊपर केस वगैरह चला करके मार दिया गया, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है, जब भारतीय सैनिक जीत रहे थे, अंग्रेज हार रहे थे, तो बहुत सारे लोग जो थे वो भारतीयों का मदद करने के लिए सामने आ गए और अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए। लेकिन जैसे ही अंग्रेज जीतने लगे तो जो लोग खुलकर मतलब खुले दिल से इस विद्रोह में शामिल नहीं थे, वो लोग साइड होने लगे कि भाई मामला गड़बड़ है, अब हम लोग को हटना चाहिए। तो यहां पर यही चीज कहता है, जस्ट एज विक्ट्रीज अगेंस्ट ब्रिटिश हैड अर्लियर इनकरेज्ड अपराइजिंग, द डिफीट ऑफ रिबेल फोर्सेज इनकरेज्ड डिजर्शंस। तो यहां पर यही चीज होता है, जब ब्रिटिशर जीतने लगते हैं तो जो विद्रोही खेमा है उसमें से बहुत सारे लोग अलग होने लगते हैं, भागने लगते हैं। अब यहां पर जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो सिर्फ कड़ाई लागू नहीं करते कि भाई सबको सजा दे देंगे, सबको फांसी दे देंगे, नहीं, बहुत सारे लोगों को फुसलाकर मनाकर भी अपनी ओर करने की कोशिश करते हैं और लॉयल्टी जीतने की कोशिश करते हैं। जैसे यहां पर जितने भी लॉयल लैंड होल्डर्स थे उनको रिवार्ड की घोषणा की जाती है कि भाई आप अगर अंग्रेजी फौज का, अंग्रेजी सरकार का मदद कीजिएगा तो आपको इनाम दिया जाएगा। इसके साथ साथ यहां पर जो लोग रिबेलियन में शामिल थे और वो एक तरीके से सरेंडर कर देते हैं, मान देते हैं, और अगर उन्होंने किसी ब्रिटिश के ऊपर हमला नहीं किया, ब्रिटिश व्यक्ति को मारा नहीं है, अंग्रेजी व्यक्ति को, तो उनको किसी भी तरीके की सजा नहीं होगी। इस प्रकार की बात या फिर इस प्रकार की घोषणा अंग्रेजों द्वारा यहां पर की जाती है। समझ गए? तो यहां पर क्या होता है, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो विद्रोह से अलग हो जाते हैं और बहुत सारे लोग जो आगे बढ़ चढ़ के इस विद्रोह में शामिल थे उनको या तो पकड़ लिया जाता है या फिर मार दिया जाता है, और अगर पकड़ लिया गया तो वहां पर उनको ट्राइड किया गया, मतलब केस चलाया गया और उनको फांसी दे दी गई। इस प्रकार से यहां पर अंग्रेज जो होते हैं वो धीरे 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 करके अपने सारे जगहों पर जहां पर विद्रोह हुआ था वहां पर वो कैप्चर करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो यहां पर आपके किताब में मैप भी दिया गया है कि किन किन इलाकों में किन किन जगहों पर यहां पर विद्रोह हुए थे। तो यहां पर अगर आप ऊपर जाएंगे तो यहां पर किधर है भाई मैप, वो शायद मैप नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो यहां पर जो मेन सेंटर्स थे उसका तस्वीर मैं यहां पर लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहां पर अगर हम लोग आगे देखें तो आगे हमारे सामने क्या है, आगे है हमारे सामने द आफ्टर मैथ। आफ्टर मैथ मतलब क्या, जब यहां पर कंट्रोल स्थापित हो गया अंग्रेजों का फिर से, तो उसके बाद क्या हुआ। कहता है कि द ब्रिटिश हैड रिगेन्ड कंट्रोल ऑफ कंट्री बाय द एंड ऑफ 1859। 1859 खत्म होते होते लगभग सभी जगहों से जो विद्रोह था वो खत्म हो चुका था, वो सभी इलाकों पर कंट्रोल स्थापित कर चुके थे। लेकिन क्योंकि इतना बड़ा घटना हो चुका था इसलिए अंग्रेज पुरानी व्यवस्था को फिर से लागू नहीं कर सकते थे, पुराने तौर तरीके से सरकार वो फिर से नहीं चला सकते थे। इसलिए बहुत सारे चेंजेस यहां पर भारत की व्यवस्था में अंग्रेजों द्वारा लाए गए। सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट चेंज ये था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया 1858 में और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे पावर्स को ब्रिटिश क्राउन के पास ट्रांसफर कर लिया। मतलब क्या था, 1858 के पहले भारत में शासन कौन करता था, ईस्ट इंडिया कंपनी शासन किया करती थी। लेकिन 1858 में कानून बनाने के बाद वो सारा पावर ब्रिटिश क्राउन के पास आ गया, मतलब कि ब्रिटेन की सरकार जो है वो अब डायरेक्टली यहां पर भारत के ऊपर शासन करेगी। और यहां पर वो जो है ये किया गया ताकि ब्रिटिश मतलब भारत में जो शासन व्यवस्था है वो अच्छे से चल सके। इसके लिए और भी चीजें की गई, जैसे यहां पर ब्रिटिश कैबिनेट में से एक व्यक्ति को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अपॉइंट किया गया इंडिया के लिए। मतलब ब्रिटिश कैबिनेट मतलब जैसे मंत्रालय होता है ना, भारत सरकार के मंत्री होते हैं, वैसे ही ब्रिटिश सरकार में जो मंत्री था एक व्यक्ति को मंत्री बना दिया गया, उसको बोला गया कि भाई आप सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, मतलब कि आप इंडिया के मंत्री हैं, इंडिया के मामलों को संभालेंगे, इंडिया के मैटर को संभालेंगे, ठीक है। और यहां पर इंडिया से जुड़े हुए सारे मैटर को संभालने की जिम्मेदारी इस व्यक्ति को दे दी गई। और यहां पर इसकी मदद करने के लिए एक काउंसिल बनाया गया जिसको बोला गया इंडिया काउंसिल, जो कि इंडिया में शासन कैसे चलाना है, कैसे व्यवस्था संभालना है, उसके लिए काउंसिल, स्पेशल काउंसिल था जो कि उस मंत्री का मदद करेगा, ठीक है। इसके साथ ही इंडिया में जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे उनको वायसराय का टाइटल दे दिया गया।
मतलब वाइसराय कहने का मतलब क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव, ब्रिटेन की महारानी का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव जो कि भारत में शासन करेगा। ठीक है, वाइसराय का टाइटल दे दिया गया। और यहां पर बहुत सारे और भी स्टेप्स उठाए गए। डायरेक्ट मतलब बात यह था कि पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन चलाती थी उनको खत्म कर दिया गया और अंग्रेजी सरकार डायरेक्ट अपने कंट्रोल में भारत का शासन ले लेती है। भारत में अब शासन कौन करने लगेगा? 1858 के बाद ब्रिटिश सरकार करने लगेगी। अब यहां पर देखिए, जितने भी इंडिया में राजा महाराजा जमींदार सब थे, उन सबको यह एश्योरिटी दी जाती है कि उनका जो टेरिटरी है, उनका जो राज्य है, वो कभी भी फ्यूचर में एनेक्स नहीं किया जाएगा और उनको यह छूट होगी कि वो अपने राज्य को, अपने वंशजों को ट्रांसफर कर सकते हैं, चाहे उनका कोई एडॉप्टेड सन ही क्यों ना हो। अब यहां पर उनको एक शर्त रखी गई कि उनको यह मानना होगा कि जो ब्रिटिश क्वीन है, ब्रिटेन की महारानी है, वो सोवरेन पैरामाउंट है। मतलब कि भारत की महारानी कौन होगा? वो होगी ब्रिटेन की महारानी, और आप उनके अंडर में अपने इलाके में शासन कर रहे हैं, ऐसा आपको स्वीकार करना होगा। ठीक है, इसके बाद अगला चेंज जो लाया गया वो ये था कि यहां पर इंडियन सोल्जर्स की, भारत में जो कंपनी की सेना थी उसमें इंडियन सोल्जर्स की संख्या घटाई गई और यहां पर यूरोपियन सोल्जर्स की संख्या को बढ़ाया गया। और यहां पर ऐसा इसलिए किया गया ताकि यह सिचुएशन फिर ना हो। अब यहां पर अंग्रेजों ने देखा कि जिन इलाकों से विद्रोह हुए थे उन इलाकों से सेनाओं की संख्या कम की गई, सैनिकों की संख्या कम की गई, और दूसरे इलाके जैसे कि गुरखा, सिख, पठान, इन सैनिकों को ज्यादा मात्रा में यहां पर सेना में भर्ती करना अंग्रेजों ने शुरू किया। अब यहां पर जो मुस्लिम्स थे उनकी प्रॉपर्टी को, उनकी लैंड को बड़े स्तर पर कन्फिस्केट किया गया, कब्जा किया गया, छीना गया, क्योंकि यहां पर अंग्रेजों का यह मानना था कि इन्होंने बहुत बड़े स्तर पर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया है। ठीक है, अब यहां पर यही चीज कहता है कि द ब्रिटिश बिलीव दैट दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइजिंग इन अ बिग वे। द ब्रिटिश डिसाइडेड टू रिस्पेक्ट द कस्टमरी रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। मतलब कि यहां पर जो सोशल व्यवस्था है, जो कल्चरल व्यवस्था है, उसको रिस्पेक्ट करने की बात यहां पर अंग्रेजी सरकार ने स्वीकार की। इसके साथ ही ऐसी पॉलिसीज बनाई गई कि जितने भी लैंडलॉर्ड हैं, जितने भी जमींदार हैं, वो उनकी उनको प्रोटेक्ट किया जाए, उनका जो राइट्स है लैंड के ऊपर उसको बना करके रखा जाए। और इसके बाद यहां पर इस तरीके से नए चेंजेस के साथ 1858 के बाद इंडिया में सरकार चलने लगती है, सरकार काम करने लगती है। अब यहां पर देखिए, तो जो मैं तस्वीर की बात कर रहा था वो तस्वीर यहां पर है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि इंडिया के किन किन इलाकों में यहां पर रिवोल्ट हुए थे, वो आप देख सकते हैं। यहां पर है आपका मेरठ, यहां देखिए मेरठ है, यहां दिल्ली है, इसके बाद अलग अलग इलाके, लखनऊ है, यहां पर कानपुर है, यहां पर बरेली है, और भी बहुत सारे इलाके हैं जहां पर कि बड़े स्तर पर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हुए थे। ठीक है, अब यहां पर देखिए एक और कहानी है, एक खुर्दा अपराइजिंग की। तो यहां पर यह कहानी आपको पहले की है, जब यहां पर ब्रिटिशर्स के खिलाफ 1857 में रिवोल्ट हुआ था, उसके पहले उड़ीसा के एक इलाके में वहां पर खुर्दा नाम से एक राज्य हुआ करता था, उनके द्वारा, वहां के लोगों के द्वारा रिवोल्ट किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, और उस रिवोल्ट की यहां पर कहानी है। ठीक है, तो ये रिवोल्ट यहां पर आप देख सकते हैं कि कैसे यहां पर, इसको पाइक रिवोल्ट भी बोलते हैं। तो यहां पर ये चीज आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि और भी जगहों पर पहले भी रिवोल्ट होते रहे हैं, लेकिन एक पैन इंडिया रिवोल्ट होने के कारण 1857 के रिवोल्ट को याद किया जाता है। जैसा रिवोल्ट यहां पर हुआ था खुर्दा में, उसी प्रकार के रिवोल्ट और इंडिया में और भी जगहों पर हुए थे, लेकिन पूरे इंडिया में या फिर इंडिया के एक बहुत बड़े हिस्से में एक साथ रिवोल्ट नहीं हुआ था। पहला वैसा रिवोल्ट था 1857 का, इसलिए वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर आप देखें तो ये कहानी आप जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।